हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। 15 अक्टूबर का करेंटली का एपिसोड है। द डायमेंशन फैक्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। द डायमेंशन फैक्ट्री में आपको पता है कि हम टॉपर्स कॉपी से डेली जो क्वेश्चन है वो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं एंड देन हमारे डेडिकेटेड जो ग्रुप है 2026 का, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकेंड लिंक पे आप क्लिक करके पहुंच सकते हो। वहाँ पे बच्चे जो है ना इसी ब्रेनस्टॉर्म कॉपीज़ को या ब्रेनस्टॉर्म अपने आंसर्स को वो सबमिट करते हैं, ठीक है, 7 to 9 PM। सो इसमें हमने दो, ये सेकेंड टॉपिक है जो मैंने आज ही दिया है, इनफैक्ट कल देना था बट आज दिया है अर्ली मॉर्निंग। सो लॉर्ड लिटन एंड लॉर्ड रिपन टॉपिक दिया था एंड कल से जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा है कि अब हम ना 1 या 2 मिनट के लिए रिवाइज करेंगे जो भी टॉपिक रहेगा, सो दैट जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो हमारे सोर्स में जो नॉलेज, जिस सोर्स के थ्रू जो हमने नॉलेज गेन किया है उसको यूज़ करते हुए आंसर्स लिखे। और आज के आंसर्स में एक तो फैक्चुअल नॉलेज है जो कि प्रीलिम्स के दौरान आपको मिलेगा लिटन के बारे में एंड रिपन का जो पॉलिसीज था, प्लस एनालिटिकल एस्पेक्ट के मद्देनज़र मैंने इस क्वेश्चन को लाया है एंड कॉपी ली है मैंने शुभम कुमार सर की, आप लोग उनको बखूबी जानते हैं एंड उनकी कॉपी से हम देखेंगे कि कैसे एनालिटिकल एस्पेक्ट को टच करके इस आंसर के जो कोर डिमांड्स हैं उसको हम एड्रेस कर सकते थे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले रिवीजन करते हैं। ये द डायमेंशन फैक्ट्री का नया फैक्टर है जिसको हम देखते हैं। सो रिवीजन में आप लोगों से ही पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो कि लॉर्ड लिटन जो है उनकी पॉलिसीज एंड देन वी हैव लॉर्ड रिपन, इनकी पॉलिसीज। तो लिटन में आपको क्या क्या याद आता है? एक तो टाइम पीरियड होगा, सबको याद रहता है 1876 से 80 तक, एंड रिपन की जहां तक बात की जाए तो 1880 से 84 तक। ओके, एंड कांग्रेस कब बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस 1884 या 5? आप लोग डिसाइड करो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। 5 होगा। सो लेट अस स्टार्ट। लिटन की पॉलिसीज देख लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आपको पता है कि प्रेस फ्रीडम को एक तरह से कब किया गया, मतलब कि एक तरह से इसकी पॉलिसी जो है ना वो मतलब कह सकते हो कि रिप्रेस कर रहे थे। आई मीन जो इंडियंस हैं उनके लिए चीज़ें मुश्किल बना रहे थे लिटन। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, आर्म्स एक्ट, यहाँ भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिखता था। देन जब फेमाइन आई हुई थी इंडिया में लार्ज स्केल पे, तो उस समय यह दिल्ली दरबार, आप लोगों को पता होगा, उसका बहुत ही भव्य, बहुत पैसे इस पे खर्च किए गए थे, उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और विक्टोरिया जो थी, क्वीन विक्टोरिया इंडिया आई थी। ठीक है, देन वी हैव उसी समय में अफगानिस्तान के साथ सेकेंड अफगानिस्तान वॉर भी लड़ी गई। तो पॉइंट इस, उस समय जब पैसों की ज़रूरत थी, रिसोर्सेज की ज़रूरत थी इंडियंस को, तब वो अननेसेसरी पैसे वेस्ट कर रहे थे। सो ये 3-4 पॉलिसीज हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, यही हमें याद रहता है। देन जब हम रिपन पे आते हैं तो ये थोड़े लिबरल थे, ये थोड़े फ्रेंडली थे एंड इनफैक्ट मेरे हिसाब से सबसे अच्छे वाइसरॉय जो इंडियंस के लिए हुए होंगे। तो इनके बारे में क्या आता है कि वो सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, जो लिटन ने लाया था, उसको इन्होंने रिपील किया। ठीक है, उसके बाद वी हैव सेकेंड थिंग कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, उसमें पब्लिक जो है पार्टिसिपेशन बढ़े, उस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन्हीं के टाइम में। ठीक है, देन वी हैव द थर्ड थिंग इज इल्बर्ट बिल, जो कंट्रोवर्सी हुआ था। ठीक है, जहाँ पे इंडियन जजेस जो हैं वो यूरोपियंस, खास करके ब्रिटिशर्स के लिए जजमेंट देते, तो ये कंट्रोवर्सी भी इन्हीं के टाइम पे आया था। ठीक है, तो यहाँ भी एक तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटिशर्स का दिखता है, मतलब जो ब्रिटिश पॉपुलेशन था, बट रिपन ने अपने साइड से कोशिश किया कि इंडियंस को भी इंक्लूड करे, जजमेंट दे सके ओवर यूरोपियंस। ठीक है, तो काइंड ऑफ फ्रेंडली हो गया ना। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग इज एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए थे, कमिटीज बनाई थी। तो यही 4-5 चीजें हैं जिनको हम कंसिडर। फैक्ट्रीज एक्ट, इफ यू रिमेंबर, जो याद आ रही है, तो पहली बार रेगुलेट किया गया था और एज जो है ना बच्चों का वर्क करना इन फैक्ट्रीज, उसको बढ़ाया गया था। तो यही बेसिक नॉलेज है हमारे पास। इसी नॉलेज को हम यूज करते हुए जो है आज अपने आंसर को लिखेंगे। ठीक है, रिवीजन हो गया, याद रहेगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी आपके माइंड में होगा, वैसे भी होगा, आपने वैसे भी पढ़ा होगा, पर मैं रिवीजन करा देता हूँ ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए रहे। ओके, सो लेट अस गो, चलते हैं क्वेश्चन में। आप लोगों को पता है कैसा हमारा तरीका होता है। ठीक है,
Now start. Let us see question. The reactionary policies of Lord Lytton and the liberal policies of his successor Ripon acted as catalyst in the formation of Indian National Congress. ठीक है, कोर डिमांड पे चलते हैं. फर्स्ट थिंग क्या है कोर डिमांड? एक तो रिएक्शनरी पॉलिसीज जो है वो लिट्टन का है, ये हमें दिखाना है. दूसरा लिबरल पॉलिसी जो है वो रिपन का है. और इन दोनों की वजह से क्या होता है, ये वर्क करता है एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, और फॉर्मेशन होता है आईएनसी. ये करना है. सो ये है डिमांड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. मतलब यहां एनालिटिकल एस्पेक्ट आएगा और यही मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का. ठीक है, तो चलते हैं हम. समझ आ गया? फर्स्ट ये शो करना है, सेकेंड एंड थर्ड इन दोनों के कल्मिनेशन से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आईएनसी का फॉर्मेशन होता है 1885 में. और तब कौन थे वाइसराय ऑफ इंडिया? कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है. ठीक है, जैसे कि दादा भाई नौरोजी का आप लोगों ने 1906 का कल आंसर किया था बहुत सारे बच्चों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा. ठीक है, तो ये भी आपको आंसर करना है. सो लेट अस सी. हमने कोर डिमांड्स देख लिए, 3 है मेनली. देन हम स्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे? सिंपल है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड जो कोर डिमांड्स है ए बी एंड इन दोनों का कल्मिनेशन सी, मतलब आईएनसी का फॉर्मेशन. ठीक है, यही है ना? बहुत इजी हो गया होगा. चलते हैं अब इंट्रोडक्शन पे. क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन सिंपली क्या करते हैं टॉपर्स या हम अपनी कॉपीज में देखते हैं कि टाइम पीरियड से स्टार्ट करते हैं कि अब से अब तक वो वाइसराय थे, मतलब कि व्हेन, व्हाट, व्हाई, इस तरीके से मैं मॉडर्न हिस्ट्री में चीज़ें ध्यान में रखता हूँ. तो कब से कब तक थे ऐसे कर सकते हैं. बट वहाँ पे एक गलती हो जाती है कि हम बस टाइम पीरियड बता के इंट्रोडक्शन में भाग जाते हैं. नहीं चलेगा ये. हमें ना लिंक करना पड़ेगा क्वेश्चन के कोर डिमांड से. मुझे बस ये वाइसराय के बारे में नहीं बताना है, आपके पास समय कम है. ठीक है, इवन टॉपर्स भी वैसे ही अपनी कॉपीज में लिख देते हैं. ठीक है, लेकिन हमें लिंक करना पड़ेगा. लॉर्ड लिटन टाइम पीरियड बताया सर ने, लॉर्ड रिपन टाइम पीरियड बताया, वर वाइसरायज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया. ये मेरे हिसाब से उनके पास समय कम होगा, ऑल इंडिया रैंक उनका 1 था, तो मैं जो है समझ सकता हूँ इस चीज़ को. लेकिन हमें क्या करना, हमारे पास इम्प्रोवाइज करने का टाइम है, तो आई वुड सजेस्ट कि हम क्या कर सकते हैं कि लिंक करेंगे कि एक तो ये दोनों वाइसराइज थे और ब्रैकेट में जैसे सर ने किया है टाइम पीरियड लिख देंगे कब से कब तक थे. एंड प्लस हम ऐसे शो कर सकते हैं कि जो कि मतलब कि कैसे लिटन के रिप्रेसिव पॉलिसी, इसी इंट्रोडक्शन को मतलब इसी क्वेश्चन को यूज करते हुए लॉर्ड रिपन की जो लिटन की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज थी, रिएक्शनरी पॉलिसीज थी, एंड रिपन की जो मतलब कि लिबरल पॉलिसीज थी, उसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना एग्जिस्टेंस में आया. ठीक है, तो इस तरीके से हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से. ओके, सो नाउ कम टू द पार्ट, बॉडी पार्ट. आपको पता है रिएक्शनरी पॉलिसीज दिखा देंगे, आपके पास 4-5 पॉइंट्स हैं. बट एक चीज़ याद रहे, अब उस रिएक्शनरी पॉलिसीज को ना बस लिख नहीं देना है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा वो जेनेरिक टाइप होगा. उसको कनेक्ट करना है कि कैसे प्रॉब्लम क्रिएट किया उसकी वजह से. अब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कर सकते हैं आर्म्स एक्ट या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. तो प्रेस फ्रीडम खत्म कर दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसको इंग्लैंड वाले इतना प्रमोट करते आ रहे हैं, वही नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा. तो उससे तो इंसान के अंदर गुस्सा पैदा होगा ना, जो नॉर्मल इंडियन होगा तब, या इंटेलेक्चुअल इंडियन जो अपने आप को जो है ना एक्सप्रेस करते थे. ठीक है, मीडिया के थ्रू, मतलब कि प्रेस मीडिया के थ्रू. देन वी हैव आर्म्स एक्ट में क्या है कि बस इंडियंस नहीं रख सकते आर्म्स, और बहुत ज़्यादा जो है ना कॉन्स्टेंट्स लगाया गया, यूरोपियंस रख सकते हैं, तो फिर तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना. तो ये भी लिखना है साथ साथ में, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ा, कैसे वो खराब था, कैसे उसकी वजह से जो है ना एक डिसकंटेंट बढ़ा इंडियंस के बीच में, ये बताना है. उसके बाद वी हैव सेकेंड थिंग, रिपन के बारे में बताना है, जो उनका टाइम पीरियड था एंड अच्छी चीज़ें जो उन्होंने की, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ना रिवीजन में. और उसमें भी कनेक्ट करना है, ये नहीं कि बस लिख दिया कि इल्बर्ट बील कंट्रोवर्सी या रिपील ऑफ वीपीए, इसको बस लिखना नहीं है, यू हैव टू शो इट कि कैसे जो है ना वो एक तरह से इंडियंस के बीच में कॉन्फिडेंस पैदा किया, इंडियंस के बीच में
मतलब एक अच्छा माहौल बनाया कि वो लोग ऐसे सोच रहे थे कि एक कलेक्टिव वॉइस जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू हम ना मतलब कि कलेक्टिव वॉइस के लिए हमें हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिपन का है। एंड देन सिंथेसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। एनालिटिकल मैंने बोला कि कई बच्चे ना बहुत ज्यादा ये क्रिएटिव होते हैं, क्या करेंगे, लिटन, मतलब मैं तीसरे को डिमांड की बात कर रहा हूँ, रिपन एंड देन सॉरी एक ही पी होगा ना, लिटन में दो, ठीक है, लिटन रिपन। अब इसमें दिखा देंगे कि क्या उसके पॉलिसीज की वजह से इम्पैक्ट पड़ा, और यहाँ भी दिखा देंगे कि क्या उसकी पॉलिसीज की वजह से इम्पैक्ट पड़ा। अच्छी चीजें यहाँ पे तो आपको पता है, जिसकी वजह से एंगर हुआ, जैसे लिख सकते हैं कि हम मतलब डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ, लिटन की वजह से जनरेटेड एंगर, फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग इंडियंस, ठीक है। एंड देन जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसमें हम लिख सकते हैं। एंड देन अगेन रिपन में हम लिख सकते हैं कि जैसे रिफॉर्म्स उसने लाए, फैक्ट्री एक्ट, उसको मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की वजह से लगा कि हाँ प्रेस फ्रीडम जो है ना फिर से बहाल किया गया, उसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लोगों को लगा कि चलो भाई जो है ना अब ब्रिटिश गवर्नमेंट या हमें ऐसा माहौल दे रही है, तो हम उस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे। एंड देन एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनाया था एस एन बैनर्जी ने। उसके बाद अगर देखो तो सीरीज ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था बिफोर कांग्रेस, हमने पढ़ा ना प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस, तो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन थी, इवन लिटन के टाइम में थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट एक कलेक्टिव वॉइस जो है ना जैसे आईएनसी ऑल इंडिया लेवल पे, वो नहीं थी। तो इन लोगों को लगा, सबको लगा कि हम मिलजुल के ना एक बॉडी बनाते हैं जहाँ पे हम सब अपने जो है ना विचार को रख सके और इंडियन को ना और ज्यादा अवेयर कर सके। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये मतलब शो करना है कि कैसे इसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ है। एंड देन कंक्लूजन में हम ऐसे कर सकते हैं, आपको पता ही होगा, कंक्लूजन में हम ऐसे कर सकते हैं कि 10 दिखा सकते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग जो एक्सपीरियंसेस रहा इंडियंस का लिटन की वजह से, उसके रिएक्शनरी पॉलिसीज की वजह से, एंड रिपन के लिबरल पॉलिसीज की वजह से। तो एक तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री फोर्स की तरह काम किया ये दोनों, एंड इसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इस तरह से समराइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो क्या कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन है, मैं ये मानता हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बनी, एक माइलस्टोन है, जो कि जिससे कि नेशनल अवेकनिंग उसकी तरफ एक माइलस्टोन है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू, आप कैसे करोगे, मैं तो यही करूँगा, इसी तरीके से करूँगा, ठीक है। तो आपको बस ब्रेनस्टॉर्म कर लिया होगा, तो आपको आंसर जो है ना सबमिट करना है बिटवीन 7 to 9 हमारे डेडिकेटेड ग्रुप में। फाइन, आते हैं टॉपर की कॉपी में वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एंड थोड़ा सा देखो एक्सप्लेन कर दिया उसका क्या, दिस इन्फ्यूरिएटेड मेनी नेशनल लीडर्स, देखो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया। फॉरेन एडवेंचर्स में अफगान वॉर को लाया, ठीक है, वही सारी नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ठीक है। एंड नथिंग, देख लो ना कंटेंट सेम है, कुछ खास नहीं लाया, आपको भी इतना पता है, आपको यूज करना नहीं आता है, आपने क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है इस तरीके से, ये प्रॉब्लम होता है। देखो कोई भी चीज ऐसा नहीं दिखेगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा, सारे पॉइंट्स जो ना कुछ एक्स्ट्रा मतलब कह सकते हो कि बहुत भयंकर पॉइंट सर ने लिखे हैं, ऐसा नहीं है। अब क्या किया कि इन्होंने क्या किया कि साथ में ही पहले 4 पॉइंट्स बता दिए। इनका तरीका ये था कि जैसे लिटन का 4 पॉइंट्स बता दिया एंड उसके बाद ही एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये एनालिटिकल पार्ट ऐसे इन्होंने किया, फिर रिपन के 4 या 5 पॉलिसीज बता दिए एंड फिर इसको एक्सप्लेन कर दिया एंड फिर कंक्लूड किया। हमने क्या किया कि पहले लिटन फिर रिपन एंड देन दोनों को मिक्स करके जो कैटलिस्ट एक तरह से वर्क हुआ इन दोनों की वजह से, तो आईएनसी का फॉर्मेशन तीसरा ऐसे बनाया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये एनालिटिकल एस्पेक्ट को टच जरूर करना है। और जब भी पॉलिसीज की डिस्कशन करोगे मतलब लिखोगे तो थोड़ा सा बता देना कि क्या हुआ इससे। एंड रिमेंबर डुप्लीकेशन ऑफ पॉइंट्स भी नहीं होने चाहिए, होने भी चाहिए तो बहुत कम, स्मार्टली वहां पे आपको बचना है, ठीक है। तो यही था आज का आंसर। चलते हैं हम आज के डेली करंट अफेयर्स पे। पहला है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर मतलब रिसेंटली ईडी जो है ऐसा कहा कि वो ओवर स्टेप कर रही है, मतलब कि उसकी जो जुडिस्डिक्शन है ना ओवर रीच कर रही है। तो इससे रिलेटेड हम 2022 का जो
सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, उसको हम देखेंगे मदन लाल। एंड उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ना उसको कितना पावर दिया गया है, और भी 2-3 चीजें इससे रिलेटेड समझेंगे। ईडी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं, थोड़ी बहुत रिवीजन कर लेंगे। यूपीएससी कैन आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो फिर ये देखेंगे, ये पॉलिटी में आपके फेडरलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ईडी भी पॉलिटी में आई थिंक मीन्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसे देख सकते हैं इसको। देन द सेकेंड आर्टिकल इज माओइस्ट जो है ना उन्होंने सरेंडर किया है। अब इसको भी देखेंगे, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अब एक तरफ से तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं, सेकेंड थिंग इज हम सरेंडर के लिए भी उनको इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने इसको एज एन एग्जाम्पल एथिक्स में हम यूज कर सकते हैं ईआई में। तो इनको ना कन्विंस किया कि आप लोग सरेंडर करो, आपके रिहेबिलिटेशन के लिए हम काम करेंगे। तो ये आर्टिकल देखेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि हमारे होम मिनिस्ट्री ने ऐसा तय किया है कि मार्च 2026 तक हम जो है नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे इंडिया में। ठीक है, देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, गगनयान्स वाइटल क्रू स्केप्स सिस्टम। ये देखेंगे कैसे वर्क करता है, क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। देन वी हैव द फोर्थ आर्टिकल, जो कि मंगोलिया के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया में आए हैं, क्या डेवलपमेंट हुई है इसको हम देखेंगे, लोकेशन भी देखेंगे मैप पर। देन मेडागास्कर, आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है सदर्न इंडियन ओशन में। तो आप लोगों को एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना, एंड खास करके उसमें पॉलिटिकल जो क्राइसिस आती है, कू वगैरह होते हैं, खास करके अफ्रीकन नेशन में, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है। अगर मैं पीवाईक्यू से करवाऊंगा ये भी दिखाऊंगा। एंड मेडागास्कर के आसपास जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज है ना, ईस्ट अफ्रीकन आइलैंड कंट्रीज, उसको भी दिखाऊंगा, सेशेल्स, ठीक है, रीयूनियन आइलैंड, मॉरिशस, सो दैट आपको लोकेशन यहाँ पे ध्यान रहे, क्योंकि ये लोकेशन मुझे लगता है यूपीएससी के लिए आज नहीं तो कल इस पे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो हमें प्रिपेयर रहना है। एंड देन एक मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल है, आपको पता है मेंस्ट्रुअल लीव जो है कर्नाटका ने तय किया कि एक दिन जो है चाहे प्राइवेट सेक्टर से आप आते हो कोई लेडी या गवर्नमेंट सेक्टर से, तो उनको पेड लीव मिलेगा फॉर 1 डे। तो इसको देखेंगे क्या इसका मायना है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं एथिक्स में या अदर सब्जेक्ट्स में। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। पहला है जो ईडी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जो अभी डिसीजन, मतलब कि पिटीशन पे उन्होंने लिस्ट किया, हम देखते हैं क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ईडीज रोल इन द टीएन पुलिस स्कैम, आस्किंग इफ इट इंक्रोचेज अपॉन स्टेट पुलिस पावर्स। आपको पता है पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट पता होगा शेड्यूल 7 में, तो पुलिस आता है स्टेट लिस्ट में। ओके, सो मेरा ये कहना है कि जो लिकर स्कैम है वो पुलिस करती है, वहाँ की इन्वेस्टिगेट एक पार्टिकुलर स्टेट की पुलिस करती है, बट यहाँ पे ईडी का रोल को लेकर क्वेश्चन उठाया गया है। तमिलनाडु से जो है ना सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को हम समझेंगे कि 2022 का वर्डिक्ट क्या है, हम ये भी समझेंगे कि ECIR क्या है। मे भी यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि 0 FIR ऐसे जो टर्म्स होते हैं ना, कि बेल जो होता है, पैरोल, ये सारी चीजें टर्म्स यूपीएससी का प्रीलिम्स के लिए फेवरेट रहा है, तो ये भी देखेंगे। देन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। पहले वाई न्यूज, तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर सुनवाई कर रही है। एंड BR गवई जो हमारे चीफ जस्टिस हैं अभी के, रेज्ड कंसर्न ऑन फेडरल स्ट्रक्चर एंड वाई लोकल पुलिस कैन नॉट प्रोब। ठीक है, तो केस कौन सा है, TASMAC, देख लेते हैं इसको। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है केस का नाम, मतलब जो बॉडी है तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, तो यही सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ईडी के एक्शन को लेकर। अब हेल्ड द वैलिडिटी ऑफ अब इससे रिलेटेड पहले हम देख लेते हैं 2022 का जो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, विजय मदन लाल चौधरी केस। अब हेल्ड द वैलिडिटी ऑफ PMLA एंड ईडीज पावर्स, पहली बात। दूसरी बात, हेल्ड ECIR is not equal to FIR, copy need not to be shared with the accused। अब ECIR क्या है कि जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ना स्टार्ट करता है ना प्रोब, जैसे कि पुलिस करती है ना नॉर्मली अगर देखो, तो उससे पहले एक देख लो, इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफ ईडी नॉट एन FIR, स्टार्ट मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब, जब शुरू करता है ना कार्रवाई करना, तो ये एक तरह का फर्स्ट जो है ना डॉक्यूमेंट है, जैसे FIR है ना उसको हम यूज करते हैं, पुलिस जैसे यूज करती है। एंड डिस्क्लोजर नॉट मैंडेटरी, तो इस केस में ये आया कि
जिस तरह से एफआईआर है उस तरह से ईसीआईआर जो है ना मदन लाल केस में बोला गया, चौधरी केस में, कि वो मैंडेटरी नहीं है कि अक्यूज को वो जो है मतलब कि शेयर किया जाए। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का 22 वाला जजमेंट है जो कि ईडी के पावर्स को एक तरह से वैलिडेट करता है, इसको पावरफुल बनाता है। एंड जो इसके मतलब कि क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि आप ना ट्रांसपेरेंसी नहीं प्रमोट कर रहे हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को। अब इसी जजमेंट के बेसिस पे अभी कोई चेंजेस नहीं लाया गया इस जजमेंट पे, पर गवई साहब ने क्वेश्चन किया कि क्यों जो है ईडी जा रही है लीकर स्कैम में सवाल उठाने या जांच करने। ये तो काम है तमिलनाडु स्टेट पुलिस का। आपको पूरा मामला समझ आ गया होगा, फिर से समझा देता हूँ कि मदन लाल चौधरी केस में क्या था, ईडी के पास पावर दी गई थी। पावर इस तरीके से दी गई थी कि वो जो है ना, आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग, ये देख लो, ईडी का पावर भी देख ही लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है। और कहाँ से ये पावर डिराइव करता है, पीएमएलए एक्ट जो है 2002, ठीक है। और फेमा, इसमें भी ये मतलब कि फेमा रूल्स और पीएमएलए जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, तो उसमें जो है ना जांच करता है और स्क्रूटनी करता है। ठीक है, एंड मैंडेट इन्वेस्टिगेट्स मनी लॉन्ड्रिंग फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, तो एफईएमए का यही है। एंड पावर है इसके पास, सर्च कर सकता है, सीजर कर सकता है, एंड अरेस्ट अटैचमेंट एंड एसेट। सिंपल है, समझ आ गया होगा। मैं एक बार अच्छे से इसको समराइज फिर से कर देता हूँ कम शब्दों में। अब देखो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पावर है कि वो पीएमएलए जब मनी लॉन्ड्रिंग होगी कहीं भी, उसको लगेगा ऐसा हो रहा है, तो वो जांच स्टार्ट कर सकती है। इसी बेसिस पे मतलब पीएमएलए एंड एफईएमए जब भी मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस होंगी तब ये उस पर अपनी प्रोब कर सकते हैं। इनके पास अथॉरिटी दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, नाउ आते हैं हम टॉपिक पे। तो ईडी के पास जो पावर्स हैं, कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मिसयूज करती है, ऐसे क्रिटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब उसी को लेकर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं। 2022 में जजमेंट जो आया उसका नाम है, बोलते हैं इसको लैंडमार्क जजमेंट, जो ईडी के पावर्स को वैलिडेट करती है। विजय मंडला चौधरी केस। अब विजय मंडला चौधरी केस में ये हुआ कि बोला कि ईडी का जो पावर है ना, मतलब उसको अपहेल्ड किया। सेकेंडली ईसीआईआर, जैसे एफआईआर होता है ना, उसी तरह से ईसीआईआर है। बट ऐसा है कि एफआईआर में क्या होता है, अक्यूज पर्सन के साथ आपको उसको शेयर करना पड़ता है, बट ईसीआईआर में आपको शेयर नहीं करने की जरूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ईसीआईआर जो है ना, जैसे आप एफआईआर में क्या करते हो कि जब प्रॉब होता है ना, जांच शुरू होती है ना, उससे पहले दिया जाता है, तो उसी तरीके का ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सो एक्सपेंडेड ईडी पावर्स, लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब पूरा ये मामला आपको समझ आ गया होगा। अब क्या होता है ना, इस जजमेंट के बाद अभी जो है ना सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ये तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन जो है, वो गई है सुप्रीम कोर्ट में कि कैसे ईडी जो है ना लिकर स्कैम में हमारे ऊपर मतलब कि प्रॉब कर सकती है। तो उसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी बस बातचीत हो रही है, अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया, कोई जजमेंट नहीं आया फाइनल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो तमिलनाडु पुलिस का काम है, ये तो फेडरलिज्म के अगेंस्ट है ना, तो अभी क्वेश्चन ही रेज किए। तो आगे हम इस जजमेंट में क्या होगा, कैसे होगा, उसको और क्लियरली समझेंगे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये आपको पता है कि 61 माओइस्ट जो है ना, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। ओके, एंड एक मेजर सेटबैक है माओइस्ट जो इंसर्जेंसी है, स्पेशली इन महाराष्ट्र में एंड एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ में। तो इतना डिटेल में नहीं जाना, हमें नहीं समझना, हमें ये समझना कि होम मिनिस्ट्री की टारगेट क्या है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या चल रहा है, और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। 2026 मार्च में ना हमने तय किया है कि हम एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फ्रॉम इंडिया बाय 2026 मार्च। अप्रोच क्या है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी विथ फोकस ऑन सिक्योरिटी डेवलपमेंट, मतलब जो ट्राइबल्स हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके डेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, ये तीन चीजें हैं। ठीक है, की एक्शंस में देखो तो समाधान डॉक्ट्रिन जो है वो लॉन्च की गई है। स्मार्ट लीडरशिप, मतलब कि हमारी होम मिनिस्ट्री ने समाधान डॉक्ट्रिन जो है ना लॉन्च की, जिसमें तीन चीज़ों पे फोकस किया। थ्री पिलर्स हैं, स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी जो कि दिख ही रहा है, मोटिवेशन, एक्शन, आई थिंक वेट, मतलब कि समाधान अगर डॉक्ट्रिन के हिसाब से जाओ तो एक तो ये है, सेकेंड ये है, एंड थर्ड ये है। ठीक है,
strengthening security infrastructure and intelligence coordination, and third one is focus on surrender and rehabilitation policy to weaken Maoist leader। को समझ आ गया, ये समाधान डॉक्ट्रिन आपको देखना है, इनके 3 पिलर्स जो हैं आपके सामने हैं, एंड जो टारगेट है आपको क्लियर पता है, एंड इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल से, क्योंकि आप ना उनको कन्विंस कर रहे हो कि आप ना मेन स्ट्रीम में आइए और आप सरेंडर कीजिए, रिहेबिलिटेशन हम देख लेंगे। फाइन, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। गगनयान्स वाइटल क्रू एस्केप सिस्टम, इसको समझेंगे अच्छे से, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, गगनयान आपको पता है हम प्लान कर रहे हैं, एंड भारत जो है पहली बार खुद से ना भेजेगा, देख लो, एम्स टू सेफली ट्रांसपोर्ट इंडियन एस्ट्रोनट्स टू लो अर्थ ऑर्बिट, ध्यान रहे, of around 400 kilometer altitude using human related LVM-3 rocket as the launch vehicle and to return them safely। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है ये, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो इसरो हैज डेवलप्ड एंड टेस्टेड अ कॉस्ट इफेक्टिव सिंगल स्टेज व्हीकल पावर्ड बाय विकास इंजन टू वैलिडेट क्रू एस्केप सिस्टम फॉर द गगनयान मिशन। ठीक है, इनिशियल स्टेज के लिए ये है, और इसको मतलब ये पावर्ड है बाय विकास इंजन, और इसको कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, और टेस्टेड मतलब एक तरह से डेवलप्ड एंड टेस्ट कर लिया है। ठीक है, हम देखेंगे क्या है ये। द फर्स्ट सक्सेसफुल जो क्रू एस्केप सिस्टम है, क्रू एस्केप सिस्टम occurred in October 2023, marking a key milestone for India's first human space flight program। ठीक है, इसका ईयर मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। अब देखते हैं व्हाट इज क्रू एस्केप सिस्टम। ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक अ सेफ्टी मैकेनिज्म डिजाइन टू सेव एस्ट्रोनट्स इन केस ऑफ एन इमरजेंसी ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ गगनयान फ्लाइट। अब जैसे ही लॉन्च होगा ना, तो ये बहुत स्पीड से लॉन्च होगा। जस्ट सपोज कि ये लॉन्च फेल होता है, ठीक है, जैसे हम डिजाइड हमारे प्लान्स थे उस तरह से अगर फेल हो जाता है उसमें, तो क्या हो जाएगा कि जो लोग जा रहे थे ना, जो एस्ट्रोनट्स जा रहे थे, उनको बचाना है, मेन यही काम है। ठीक है, तो मेन यही काम है कि मेरे हिसाब से एक मिशन की जो है ना, मिशन सक्सेसफुल हो ना हो, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है जो एस्ट्रोनट्स के होते हैं, उस चीज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। तो उसी चीज़ में ये एक तरह का एक माइलस्टोन है इसरो के लिए, इंडिया के लिए, क्रू स्केप सिस्टम। अब जब ये रॉकेट लॉन्च होती है ना, तो इनकी सेफ्टी, अगर सपोज करो ये सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हुई, तो क्रू स्पेस सिस्टम क्या करता है, इससे बाहर निकल जाता है, एंड सक्सेसफुली है ना, इसमें पैरासूट्स लगे होते हैं, तीनों लोग सक्सेसफुली, ऐसा ना हो भगवान करे, बट तीनों लोग सक्सेसफुली सी में गिरेंगे एंड सेफली गिरेंगे। तो उसी चीज को टेस्ट किया गया है, यही है क्रू सिस्टम। और ये दो तरह के, दो टाइप्स के होते हैं। पहला है पुलर टाइप सिस्टम, जो इसरो ने डेवलप किया है गगनयान के लिए। ठीक है, इसमें पुल करता है, जो रॉकेट जिसके साथ अटैच्ड होता है ना, देखो, पुल्स द क्रू मॉडल अवे फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल यूजिंग सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स। और ये सिंपलर है, लाइटर है, प्रीफर्ड फॉर सॉलिड रॉकेट बेस्ड व्हीकल्स लाइक इसरोज HLM-3। ठीक है, एंड मतलब सॉलिड रॉकेट बेस्ड व्हीकल समझ रहे हैं, जिससे लॉन्च होगा। एंड देन द पुशर टाइप जो है ना, द मॉड्यूल इज पुश्ड अवे यूजिंग हाई थ्रस्ट लिक्विड फ्यूल इंजन्स, मोर कॉम्प्लेक्स बट रीयूजेबल, जैसे कि फाल्कन 9 स्पेस एक्स करता है ना लॉन्च, सुटेड फॉर मॉडर्न रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, ओके, तो मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूं। जब गगनयान लॉन्च होगा इनिशियल स्टेज में, कुछ अनहोनी ना हो, कुछ ऐसा मिसहैप ना हो। अगर ऐसा होता है तो जो एस्ट्रोनट्स जा रहे हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर हो सके, तो हमने क्रू एस्केप सिस्टम जो है ना उसको डेवलप किया है। ठीक है, कैसे वर्क करता है, ये जो है वो अटैच रहता है रॉकेट के साथ, अगर मिसहैप हुआ तो ये निकलता है बाहर, ये इसी को एक्सप्लेन किया गया है इसमें। एंड वो आराम से सी में फॉल करता है, पैरासूट्स उसमें लगे होते हैं, सेंसर्स वगैरह, ऑल एवरीथिंग इज अटैच्ड, और वो सेफली गिरते हैं सी में। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं कि पुलर टाइप, जो कि हम इसरो ने यूज कर है फॉर गगनयान, एंड सेकेंड वन इज पुशर टाइप।
जो कि फाल्कन 9 में यूज़ किया जाता है। और ये जो फाल्कन 9 में यूज़ किया जाता है वो रीयूजेबल है। हमारा वाला आई एम श्योर कि आई डोंट थिंक कि वो रीयूजेबल होगा, मतलब बहुत कम चांसेस है। ओके, गॉट इट। चलते हैं लास्ट सॉरी नेक्स्ट आर्टिकल पे। मंगोलिया इंपॉर्टेंट कंट्री है, लोकेशन देख लीजिए, ये है मंगोलिया, चाइना रशिया के बीच में है मंगोलिया। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है। इसकी हिस्ट्री तो आप लोग जानते ही होंगे, चंगेज खान से रिलेटेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसमें नहीं जाएंगे, लोकेशन देख लिया आपने। और ये क्लियरली मैं बता देता हूँ, ये पूरा इंडिया है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, ध्यान रहे। चलते हैं क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो जो उनके प्रेसिडेंट है ना मंगोलिया के, वो इंडिया आए हैं। इंडिया अनाउंस्ड अ न्यू कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम टू ट्रेन मंगोलियाज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। देखो इंडिया और मंगोलिया की रिलेशनशिप ना, चाणक्य की जो मंडला थ्योरी है ना, उससे मतलब उसको समझ आती है। आप लोग सोचना, देखो इसकी लोकेशन क्या है, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है। चाइना के साथ हिस्टोरिकली जो है ना रिलेशंस नहीं सही रहे हैं मंगोलियंस के। आपको पता होगा कि चाइना का जो वॉल है ना, जो मतलब कि हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा कह सकते हैं माइलस्टोन है, एडवेंचर में काउंट किया जाता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो वो मंगोलियन की से सेफ रहे, इसीलिए उसको खड़ा किया गया था। तो हिस्टोरिकली नहीं रहा है सही। और बॉर्डर शेयर करती है कोई भी कंट्री चाइना के साथ, तो उसके अंदर एक डर रहता ही है कि इंक्रोचमेंट का, जो चाइना करती है। तो भारत एक तरह से मंडला थ्योरी यूज करता है कि यहाँ पे स्मार्टली, जैसे अभी अफगानिस्तान के साथ मंडला थ्योरी ही दिख रहा है कि जो दो नेबर्स हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ठीक है, हो ही जाते हैं वो टेरिटरी की वजह से मेनली। एंड दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही चीज यहाँ अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब इनको ना प्रिपेयर कर रहे हैं हम, उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हम ना ट्रेन करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब देंगे। ठीक है, बॉर्डर्स पे अब किसके साथ बॉर्डर है, यू ऑल नो, स्पेशली चाइना, रसिया के साथ भी है। देन ड्यूरिंग मंगोलियन प्रेसिडेंट जो है, उनका नाम प्रोनाउंस करना इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, खुरेल सुख उखानास विजिट टू इंडिया, पीएम नरेंद्र मोदी, मतलब साथ में दोनों की मीटिंग हुई है। अनाउंस करते हैं कि होली रेलिक्स जो है ना, बुद्धा के दो डिसिपल्स सरीपुता, ये कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लिख लीजिएगा। इनके रेलिक्स जो है ना विल बी सेंट टू मंगोलिया इन 2026। एक तरफ तो हम इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। सेकेंड, जो बुद्धा के दो इंपॉर्टेंट डिसिपल्स थे जो मंगोलिया से रिलेटेड हैं, इंडियन ही थे, सरीपुता एंड जो मौद गालियाना यायाना, मौद गालियाना, इनकी रेलिक्स को हम भेजेंगे। मतलब ये भी एक बुद्धिस्ट कंट्री है, तो एक तरह से सॉफ्ट पावर के रूप में इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम इंडिया। देन फ्री वीजा जो है ना, उसको भी हम डिक्लेयर गवर्नमेंट ने कर दिया फॉर मंगोलियन सिटीजन्स। एंड द फिफ्थ वन इज ऑलमोस्ट 10, मतलब ऑलमोस्ट क्या 10 MOUs हमने साइन किए हैं, जिसमें कि ई माइग्रेशन, ह्यूमैनिटेरियन एड, कॉपरेशन, जियोलॉजी, मिनरल रिसोर्सेस एंड योगा, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, जिसमें कॉपरेशन हम बढ़ाएंगे। ठीक है, आया समझिए, फाइन। चलते हैं अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इंडिया और जो मंगोलिया है इसके बीच में एक एक्सरसाइज होता है, उसका नाम जो है ना बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, मेडागास्कर आर्मी सीजेस पावर आफ्टर इट्स प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। बिफोर डिस्कसिंग दिस आर्टिकल आई जस्ट वांट टू से, ये यूपीएससी का एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स रिसेंट ईयर्स में रहा है मैप में। कहीं भी कू होगा ना, कहीं भी इशूज होंगे ना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सूडान में मतलब कि पहले क्या होता था, एक पार्टिकुलर सिटी को उठाता था जहाँ पे कुछ हुआ है, इशूज हुए हैं, मतलब कि वायलेंस हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये मतलब ट्रेडिशनली यूपीएससी करता था। अब क्या करता है, इसी के साथ साथ कंट्री को साथ में ले रहा है, और जहाँ पे कूज हो रहे हैं वो न्यूज में क्यों है उससे कनेक्ट करता है। जैसे सोमालिया वाला, इसके अलावा एक सोमालिया वाला भी क्वेश्चन 2023 में आया था। तो एक तो सिटीज जो है जो मतलब वायलेंस फेस कर रहे हैं, एक वो तो चलता आ रहा है न्यूज जो होता है, मतलब कि इंटरनेशनल न्यूज जिससे क्वेश्चन बनते हैं। एक है कंट्रीज भी, और अफ्रीकन नेशंस इनके फेवरेट हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में कू अगर होगा तो दैट माइट बिकम अ क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस। अब क्या हुआ मेडागास्कर में, विटनेस्ड अ मिलिट्री टेक ओवर फॉलोइंग द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो है करंटली जो प्रेसिडेंट थे उनको पहले इम्पीच किया गया था। मतलब जो
उनकी पार्लियामेंट है, रिफ्लेक्टिंग रिन्यूड पॉलिटिकल, एंड देन आर्मी जो है वहां की है ना, उसने कैप्चर कर लिया, मतलब पावर अपने हाथ में ले लिया। यही है पूरा न्यूज, बस इतना ही समझना है। एंड इसी से रिलेटेड प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है 2023 का, ये अटेम्प्ट कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको देखना है। और ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। मेडागास्कर आपको पता है, इंडियन ओशियन ये रहा, ठीक है। देन ये जो आइलैंड्स मैंने बताए ना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे यूपीएससी हो सकता है नॉर्थ टू साउथ, या पूछा भी हो, मतलब मेरे हिसाब से सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स में पूछा भी हो, ठीक है। देख लेते हैं, पता है ये इंडिया है और यहां हमें आना है, ठीक है। ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, सो कोमोरोस ये रहा। देन मायोटो, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लें, मायोटो जो भी है, ये फ्रांस का ओवरसीज टेरिटरी है। ओवरसीज टेरिटरी क्या होता है, फ्रांस इसको कंट्रोल कर रही है, बट वहां के लिए ना एक तरह से लोगों को थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस दे दी गई है, बट फ्रांस की टेरिटरी में ये काउंट होगी। तो मायोटो हो गया, तो कोमोरोस, या सबसे पहले मालदीव्स को हम ले सकते हैं यहाँ पे। देन कोमोरोस, मालदीव्स तो एशिया का पार्ट है, बट अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्थ से साउथ अगर इंडियन ओशन में जाए, मायोtte, नहीं तो मेडागास्कर पहले ही आ जाएगा। इवन इस तरीके से आप नॉर्थ टू साउथ कर सकते हो, और लोकेशन देख सकते हो, ईस्ट में है, वेस्ट में है मेडागास्कर के। मे बी दे कैन आस्क क्वेश्चन की रियूनियन आइलैंड मेडागास्कर के वेस्ट में, एक छोटा सा स्टेटमेंट दे देगा, फंस जाओगे। एंड मॉरिशस, तो इसको आप ना, मैं आप ही को बताता हूँ, क्वेश्चन आप ही को देता हूँ कि इन सारे आइलैंड्स को, जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है ना, आइलैंड कंट्रीज, इनको आप ये नॉर्थ टू साउथ में ना कमेंट सेक्शन में इसको शो करो, और आपको ये करोगे ना ऐसे में याद रहेगा, ठीक है। एंड द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे इज, आपको पता है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया एंड पीरियड लीव पॉलिसी को लाया है, ठीक है। अब इसमें 1 डे ऑफ मिलेगा, मतलब पेड ऑफ मिलेगा, पैसे मिलेंगे, और आप छुट्टियां ले सकते हो महीने में, इन एवरी मंथ, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आप ये प्राइवेट कंपनी में काम करते हो। तो कर्नाटका अनाउंसमेंट 1 पेड पीरियड लीव एवरी मंथ 12 इन ईयर फॉर वर्किंग वुमेन अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, ठीक है। इसको हम यूज कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। कहाँ कर सकते हैं, एथिक्स में खास करके, वैसे तो GS 1 2 3 4 हर जगह यूज होगा, बट मैंने इसको अच्छे से हाईलाइट किया, कंपनसेट, जेंडर सेंसिटिव, ठीक है, एंड एथिकल गवर्नेंस, ठीक है। और कुछ पार्ट था जो रह गया, बट मैं मेजरली इसी पे फोकस करूंगा कि इन तीनों को हम यूज कर सकते हैं, कि समझना, उसके लेवल पे जाके समझना, यही होता है ना कंपैशन, उसको फील करना उसके लेवल पे जाके, एंड देन चेंज करना। ये तो इम्पैथी एंड कंपैशन में क्या फर्क होता है, यही है ना। इम्पैथी में हम फील कर रहे हैं, उसके शू में, मतलब उसके जूते को पहन रहे हैं, उसके दुख को, उसके दर्द को समझ रहे हैं, उसके परेशानी को समझ रहे हैं। और कंपैशन में क्या होता है, हम समझने के बाद एक अलग अगला स्टेप है, इम्पैथी के बाद फर्दर स्टेप, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे उसका दर्द जो है ना, उसका दुख जो है ना, प्रॉब्लम जो है ना, वो कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको दुख से इक्विवेलेंट नहीं कर रहा हूँ, बट परेशानी होती है ना, मेंटली थोड़ी बहुत इश्यूज होती है ना उस समय में, कि आप 100% नहीं दे पाते हो, फिजिकली आप प्रिपेयर नहीं रहते हो, ठीक है। तो वो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो सरकार ने इसको एक अच्छा स्टेप लिया है मेरे हिसाब से, एंड इसको लेकर बहुत डिस्कशन होते हैं कि सही है गलत है, बट मेरे हिसाब से सही डिसीजन लिया, और भी गवर्नमेंट्स को इस पर स्टेप उठाना चाहिए फर्दर, ठीक है। इसको आप मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल में एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं हम। और क्वेश्चन को अगर ब्रेनस्टॉर्म कर लिया है तो उसको आंसर लिख लीजिएगा, और नहीं लिखना हो तो ब्रेनस्टॉर्म पेजेस भी आप अपलोड कर सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।